तो वक्त है 5G का। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स है, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है पूरे दिन भर हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपके सामने होगी। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पहली नजर। हमारे साथ मुंबई से शिवानी जुड़ गई हैं। पहली खबर हम शिवानी से लेते हैं। शिवानी, आज खबरों के सेंसेक्स में क्या बड़ी खबर है? देखिए, सबसे पहले तो आर्यन खान को बेल मिल चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो आज उनकी रिहाई होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अमूमन वकीलों से जो मेरी बात हुई है उसमें अंदाजा उन्होंने भी यही लगाया है कि दोपहर तक जब ऑर्डर कॉपी आ जाएगी तो प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करेंगे वो आर्थर रोड जेल में, और उम्मीद है कि आज शाम को ही आर्यन खान जो है वो अपने घर रवाना हो सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जो बेल मिली है उन ऑर्डर कॉपी के आने के बाद। लेकिन अगर थोड़ा सा और डिले होता है, क्योंकि ऑर्डर कॉपी अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो प्रोसेस आज ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जेल है उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, 5 बजे तक की लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा देरी होती है तो आर्यन खान को कल आना होगा और एक और रात गुजारनी पड़ सकती है आर्थर रोड में। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आज मन्नत के बाहर काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो फैंस का है वो भी देखने को मिलेगा और आर्यन खान वहाँ पहुँच पाएंगे। शिवानी, एक बहुत अहम बात यह भी थी, जब कल उनको जमानत मिली तो कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी थी अभी नहीं आई थी, तो ऐसे में क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है या प्रोसेस करने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि जब जमानत मिल गई है अभियुक्त को तो जल्द से जल्द वो रिहा किया जाए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कोशिश यही होती है अक्सर केसेस में कि कई सारे केसेस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग होते हैं, उनकी हियरिंग ज़रूरी होती है, लेकिन जो ऑर्डर कॉपी होती है वो जज द्वारा डिक्टेट की जाती है। हालांकि एक ही दिन का समय कोर्ट के पास भी बचा है, क्योंकि कल से शनिवार आ जाएगा, फिर रविवार की छुट्टी होगी और उसके बाद दिवाली की छुट्टियाँ शुरू होंगी। इसलिए कोर्ट जल्द से जल्द दूसरी हियरिंग्स को और ऑर्डर कॉपीज़ को ख़त्म करना चाहता है। तो जो शाम का वक्त होता है डिले का, या आज के दिन ऑर्डर कॉपी जो जज द्वारा है वो बोली जाएगी, उसे टाइप किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस करा के मुंबई के सेशन कोर्ट्स में भेजा जाएगा और सेशन कोर्ट के अंदर प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय की कमी की वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि आज कोर्ट में पूरा प्रोसीजर होने के बाद आगे जेल में ऑर्डर कॉपी जाती है, उसके बाद रिहाई होती है। शिवानी, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो आज रिहाई की पूरी उम्मीद है, कल मुकुल रोहतगी की तरफ से भी कहा गया था। बहरहाल मेरे साथ अनुज मिश्रा भी जुड़ गए हैं। अनुज, अब सचिन वानखेड़े की जो इन्वेस्टिगेशन सचिन वानखेड़े पर जो चल रही है, आर्यन खान से अब नजर उस मामले पर रहने वाली है सबकी। जी देखिए, आज काफ़ी अहम दिन है, क्योंकि सैम डिसूजा यानी हैनिक बफाना का जो आज स्टेटमेंट है वो दर्ज करेगी एनसीबी, क्योंकि लगातार अगर हम प्रभाकर सेल की बात करें तो उसने ये कंप्लेन किया था, उसने एफिडेविट में भी लिखा था कि सैम डिसूजा नाम का शख्स जो है वो किरण गोस्वामी और पूजा डडवानी के बीच की कड़ी है, उसी ने पूरी डील को फाइनल किया था। तो ऐसे में इसका बयान जो है काफ़ी अहम है। हालांकि हैनिक की जहां तक बात की जाए तो वो सामने आया था, उसने कहा था कि उसका नाम सैम डिसूजा नहीं है, इस बाबत उसने बाकायदा कंप्लेन भी किया था। तो आज जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया है एनसीबी ने। साथ ही साथ एनसीबी ने बाकायदा मुंबई पुलिस को भी एक लेटर लिखा है। मुंबई पुलिस को लेटर लिखकर एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है उनका ये कहना है कि प्रभाकर सेल को लगातार सम्मन किया जा रहा है, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुंबई पुलिस के सामने वो आया था, उसने बाकायदा शिकायत दी थी और अपना स्टेटमेंट भी दर्ज कराया था। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को लेटर लिखा गया है कि ताकि प्रभाकर सेल जो है वो आ सके, उससे पूछताछ की जा सके। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अगर देखें तो लगातार एनसीबी की विजिलेंस टीम जो है इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं उन लोगों की स्टेटमेंट को दर्ज कर रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं उसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। कल भी जिस तरीके से हमने देखा कि समीर नाम का जो पुलिस एनसीबी का जो कर्मचारी था उसका बयान दर्ज किया गया था, साथ ही साथ एनसीबी के एक इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया गया था। 2 दिन पहले जो है वो समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट दर्ज किया गया था। तो फिलहाल एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस मामले के जो भी किरदार हैं उन तमाम लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं। जी चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे, रुक करते हैं, मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज
आज प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं इटली और ब्रिटेन के दौरे के लिए। रोम पहुंच रहे हैं, जहां पर वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ी बात की पिछले साल जो बैठक थी वो नहीं हो पाई थी। बैठक तो हुई थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे, और इस बार वो वहां पहुंच रहे हैं। और इस बार जो खास तौर से जो महामारी है, जो वैश्विक एक महामारी कोरोना है, उसको लेकर चर्चा होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेक्टर है, जो इसके बाद जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा जो बिजनेस प्रॉब्लम हो गया था, एक व्यापार जो है कहीं ठहर सा गया था कोरोना की वजह से, तो उसको कैसे फिर से आगे बढ़ाना है, उस पर चर्चा होनी है। स्वास्थ्य सुधार, जो ग्लोबल हेल्थ सेक्टर है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उस पर G20 में चर्चा होगी। क्योंकि एक तरह से कोरोना के बाद कई देशों में देखा गया किस तरह से हालात बिगड़े, तो उसमें एक दूसरे देश को कैसे मदद करनी है। G20 में जो हालात है अफगानिस्तान के, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से वहां पर किस मदद की जरूरत है, किस तरह से मदद करने की जरूरत है। तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा होने वाली है रोम में। वहां पोप से भी मुलाकात करेंगे, और इसके बाद वो ग्लासगो जाएंगे, जहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातें भी काफी होनी है। 20 के करीब ये बड़ी द्विपक्षीय मुलाकातें बताई जा रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जर्मन के चांसलर से भी मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति उसमें हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री रहेंगे। द्विपक्षीय मुलाकात पर भी नजर टेकी है। मेरे साथ रविकांत, मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। रविकांत, आपके पास आज क्या खबर है? देखिए ज्योत्सना, आज खबरों के सेंसेक्स में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और आपको पहले से पता है कि अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे हैं, यानी वो उत्तर प्रदेश की नब्ज को बखूबी समझते हैं। ऐसे में जो 2 दिनों का दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां पर बीजेपी सदस्यता अभियान को लॉन्च करने जा रही है। मेंबरशिप ड्राइव चलाई जाएगी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसको आज इनॉग्रेट करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी यह मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसमें उनकी परफॉर्मेंस को भी ऑडिट किया गया है। और जानकारी यह मिल रही है कि लगभग 35 से 40% तक ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं मानी जा रही है। और ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी टिकटों का बंटवारा करेगी तो इन सभी बातों का ख्याल रखेगी, और 30 से 35% टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शाम जितने भी संगठन के लोग हैं उनके साथ वो एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेने वाले हैं। जितने भी शक्ति केंद्र बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहां पर बूथ लेवल पर किस तरीके से काम हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस की भी ऑडिट की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री की इस बैठक में। उसके बाद वो रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और सुबह देहरादून के लिए रवाना होने वाले हैं। और आने वाले दिनों में संगठन के किस तरीके के कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में चलाए जाने हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री की जो सबसे ज्यादा रैलियां डिमांड यूपी कर रहा है, उसको कितनी रैलियां मिलेंगी, इन तमाम चीजों पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। रुक करते हैं हमारे अगले सहयोगी आदर्श जुड़े। आदर्श, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में रह सकती है? देखिए, आज अगर हम खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यूपी से एक और बड़ी खबर है, जिसमें कांग्रेस के महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज यूपी में ललितपुर में पहुंची हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि खाद की किल्लत की वजह से कई किसानों के लाइन में लगने की वजह से मौत हो गई है। यहाँ पर वो पाली, नया गांव जैसे 3 से 4 ऐसे गांव हैं जहां पर कहा जा रहा है कि खाद की किल्लत की वजह से कुछ किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं कुछ किसान जो हैं वो लाइन में खड़े थे और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी तो मौत हो गई। इसको लेकर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ना सिर्फ खुद बल्कि अपने तमाम जो पार्टी के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, उनके साथ ललितपुर पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर बाद उन किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि खाद की किल्लत की वजह से उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड का जो पूरा इलाका है वहाँ पर इससे पहले भी खाद की किल्लत देखी गई है। इससे पहले एक बार और पानी की कमी की वजह से कुछ लोगों के पलायन की भी खबरें आई थी, और अब जो खबर आ रही है वो खाद की किल्लत की वजह से लोगों के परेशान परिवारों से मुलाकात करने वाली है प्रियंका गांधी, और खाद की किल्लत आप एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड से और क्या बड़े मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे आदर्श?
देखिए, बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा हर बार की विधानसभा या लोकसभा चुनाव में पानी की किल्लत से जुड़ा हुआ होता है। पानी की किल्लत को लेकर लगातार वहां पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने अपने घर और गांव को खाली करके दूसरी जगहों पर ठिकाना बना लिया है। तो निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी पानी की सप्लाई के लिए और पानी की सप्लाई का मुद्दा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी मुद्दे के आसपास खाद की किल्लत और पानी की सप्लाई को लेकर पूरा चुनाव होने वाला है। के लिए आदर्श बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आप नजर बना कर रखिए, आपके पास दोबारा अपडेट के लिए लौटेंगे। रुक करते हैं मेरे अगले सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना का। गुरप्रीत, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी अहम खबर है? जी, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे बड़ी खबर यही है कि जो बीजेपी आके कल अपना पोस्टर लॉन्च करती है जिसमें वो कहते हैं नया पंजाब भाजपा के साथ, तो लगातार जो समीकरण है यहाँ पे बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ वहाँ दिल्ली में बैठे हैं जो होम मिनिस्टर को कभी भी मिल सकते हैं और फार्म बिल्स की बात कर सकते हैं। अगर दूसरी साइड बात करें तो पंजाब में बीजेपी ने कल एक्शन शुरू कर दिया है। कल उन्होंने यहाँ पे मल्टीपल अपनी मीटिंग्स की है जिससे फीडबैक लिया गया है। जो आज फीडबैक बीजेपी के सीनियर जितने भी नेतागण हैं उनको पहुंचाया जाएगा और उसके बाद एक कॉल ली जाएगी। तो आज अगर बात करें तो पंजाब में जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल बदलती नजर आ रही है पंजाब में और कैसे आगे समीकरण बन गए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करने को तैयार है। और कल बीजेपी से भी जब बात की, जब जितने भी उनके जो टॉप लीडरशिप आए थे उनसे जब बात की तो उन्होंने भी कहा है कि वो भी हर उस तरह के हल को, हर उस सब तरह के समीकरण को साथ में लेके चलना चाहते हैं जो पंजाब की तरक्की के रास्ते में चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे एक तरफ तो फार्म बिल्स की बात को लेके लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह बात कर रहे हैं और कल जब हमने भी पूछा कि फार्म बिल को लेके क्या स्ट्रेटजी है तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सरकार जो फार्मर्स से बात करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए तैयार है, कभी भी बातचीत हो सकती है और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह करना चाहते हैं तो वो भी उनसे तैयार है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के थ्रू भी कर सकते हैं। उल्टा उन्होंने ये बोला कि कोई भी व्यक्ति पंजाब का वो आके सरकार से बात कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फार्म बिल की जो लगातार जो प्रोटेस्ट पंजाब में चल रहा है उसको बीजेपी सुलझाने में लगी है। और जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी बोला था कि 25 से 30 लोग जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो वहां पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो आज की अगर पंजाब में बात करें तो ये समीकरण सबसे बड़ा आज की। ठीक है, आज अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का भी दूसरा दिन है। उनके पूरे कार्यक्रम पर, दौरे पर भी नजर टिकी है। तमाल साहा इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तमाल अब अपनी जमीन बनाने की कोशिश में लगी हुई है, राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी गोवा में लगी हुई है। आज क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए, ममता बनर्जी कल शाम गोवा पहुंच चुकी है और आज दिन भर उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जैसे 12 बजे करीबन वो फिशरमैन कम्युनिटी जो है, जो एक संप्रदाय गोवा में प्रमुख है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है करीबन 1 बजे। उसके बाद वो मंदिर दर्शन के लिए भी जाएगी और गिरजा दर्शन के लिए भी जाएगी और शाम को कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स भी है। जाहिर सी बात है गोवा की राजनीतिक जो लैंडस्केप है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो 28% से ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, लेकिन करीबन 60% पॉपुलेशन है जो हिंदू संप्रदाय से है। तो इसीलिए शायद कोई बैलेंसिंग एक्ट कह लीजिए या फिर पब्लिक आउटरीच कह लीजिए। ममता बनर्जी टेम्पल्स में भी जाएंगी, मंदिरों में भी जाएगी, गिरजाओं में भी जाएगी और जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकात करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत सारे नेता है उनसे आके मिल सकते हैं। कौन कौन ये नेता होंगे ये देखने वाली चीज होगी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अब तक सिर्फ लुइजिनो फिलेरो को अपने दल में शामिल नहीं किया है। लुइजिनो फिलेरो जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा के, कांग्रेस के बहुत विशिष्ट नेता रह चुके हैं। इनके अलावा बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि उनकी जो जमीन है और मजबूत हो गोवा में। ममता बनर्जी के सफर के बाद क्या वो एक्चुअली में सच्चाई होगी, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम उनकी कोशिशें कितनी रंग लाती हैं देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रुक करते मेरे अगले सहयोगी का अमित गौतम जुड़ा। अमित, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर है आज? के लिहाज से दो सबसे बड़ी खबर आज है। पहला है कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूं और आप देखिए ये जो रास्ता था काफी 11 महीनों से बंद पड़ा था, वो दिल्ली पुलिस ने
कल शाम को खोलने का रास्ता क्लियर कर दिया है। जेसीबी लाके कल करीब रात के 8:30 बजे से ये सिलसिला कार्य चला और आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज पूरे दिन ये चलेगा और रास्ता इधर से खोल दिया जाएगा। यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं, वो इसे खुलने से काफी ज्यादा उनको खुशी मिल रही है। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष खुशी। जिस तरह से आपने बताया आप यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर कितनी परेशानियां होती थी लगातार यहाँ पर जो बॉर्डर यहाँ सील पिछले 11 महीने से जो हमारा रास्ता काम और ऑफिस से घर आने जाने का आधे घंटे का था, उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे लग रहे थे और जो किराया 20 रुपए था डेली का, वो 80 रुपए पर डे या 100 रुपए पर डे लग रहा था, जिसमें हमें 1.5 से 2 घंटा घूम के निजामपुर साइड से या झाड़ोदा साइड से घूम करके यहाँ बहादुरगढ़ आना होता था। और मेरे जैसे हर रोज हजारों लोग जो दिल्ली से और बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में काम के लिए आते थे, वो परेशान थे पिछले 11 महीनों से। अब उनको सभी को मेरी तरह से उम्मीद जगी है कि अब उनका वो जो समय जाया हो रहा था और जो पैसा अनावश्यक जा रहा था जेब से, वो उनकी जेब में आएगा और दिवाली अच्छी मनेगी लोगों की। मैं खुश हूँ इस बात को लेकर के। ठीक है, देखिए किस तरीके से काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ टिकरी बॉर्डर पर जो यहाँ पर बॉर्डर सील किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, वो खोल दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर बहादुरगढ़ है, यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इसको सफर को दूर करने के लिए निजामपुर होते हुए जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आसपास दुकान थी, वो करीब 11 महीने से बंद थी और जो ये एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर रोजगार भी स्थगित हो गया था क्योंकि जिस तरह से सभी बंद हो गई थी फैक्ट्री, तो इससे लोगों के रोजगार छिने थे। लेकिन अब खुलने से लोगों के अंदर खुशी है, रोजगार दोबारा से पैदा होगा। बिल्कुल, लोगों ने राहत की सांस ली है। और दूसरी बड़ी खबर क्या है अमित आपके पास आज? को लेकर है, जिस तरह आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा से बढ़ गए हैं। पेट्रोल की, ये दोनों में जो पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर दिल्ली की बात करें तो 35 पैसे से बढ़कर दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है 108 रुपए 64 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़कर 97 रुपए 37 पैसे हो गई है। और आपको बता दें, ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत है, ये नींव होती है महंगाई की। ये बढ़ रहा है तो हर चीज, सब्जी से लेकर एवरीथिंग, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बढ़ता है, जिस वजह से हर एक चीज की जो जरूरत की चीज होती है एक आम आदमी के लिए, उस पर महंगाई तेजी से लगातार बढ़ती है। तो अब लोगों को आने जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और देश में महंगाई लगातार इजाफा हो रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से। अमित, अगर आसपास कोई हो, आप बात करा पाएं किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं? पेट्रोल डीजल महंगा है, महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि जब किराया बढ़ता है तो सब्जियां और रोजमर्रा की जो चीजें वो महंगी होती हैं। अगर लोग आसपास हो तो उनसे आप बात कराएं मेरी। देखिए, यहाँ पर मैं जिस तरह बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर तो पुलिस फोर्स है, लेकिन हाँ, यहाँ पर स्थानीय लोग ही जो अभी मेरे से बात की थी टिकरी बॉर्डर पर, वही मेरे पास है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, डेली दिन पर प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत बढ़ती है। इस पर आपके फैमिली बजट पर कितना भार बढ़ा है, कितना खर्चा हुआ है? इसमें मैं ये कहूँगा कि जो डेली, क्योंकि नीड है पेट्रोल और डीजल हमें आने जाने के लिए, कोई भी काम में महत्वपूर्ण है। इसमें निश्चित तौर पे 10 से 12% जो हमारा बजट हम अन्य खर्चों पर खर्च कर सकते थे, वो टोटल इनकम का 10 से 12% हमारा डीजल और पेट्रोल में आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान। हमारे साथ वापस लौटते हैं, गौरव श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए। गौरव, आज क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, आज सबसे बड़ी खबर यह है कि दिवाली से पहले पटाखों के बैन पर लेकर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में लगातार सुनवाई कर रहा है। आज जो सुनवाई होनी है उसको हम कल के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। कल जस्टिस एम.आर. शाह जो कि इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं संदेश देना चाहते कि हम किसी के उत्सव के मनाने पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे तमाम आदेश के बावजूद जो है ग्रीन पटाखों के नाम पर सारे पटाखे जो है वो इस वक्त जो है वो बिक रहे हैं मार्केट में। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो सरकारें हैं इस मामले में पटाखों पर बैन लगाने में नाकाम रही हैं और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो पटाखों पर बैन लगाएं। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों के नाम पर मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है और ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो लगातार पैदा कर रही है। हम लोगों के जश्न मनाने के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है बनिस्बत लोगों के उत्सव मनाने का। आज इस मामले में अहम सुनवाई है और देखना होगा कि खास करके दिल्ली एनसीआर के इलाके में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर भी क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा निर्णय दे सकता है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि तमाम आदेशों के बावजूद जो है ग्रीन पटाखों के नाम पर मार्केट में हर तरह के पटाखे बेचे जा रहे हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में जहरीले रासायनिक पदार्थ उपलब्ध हैं। इसके अलावा एक सुनवाई ये भी चल रही है कि तकरीबन 6 ऐसे पटाखा निर्माता हैं जिन्होंने बोरियम की मात्रा का ज्यादा इस्तेमाल किया था, उन पर अवमानना की जांच का आदेश दिया जा सकता हो सकता है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। वहीं दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। गोरखपुर में जिस व्यवसायी की संदिग्ध मौत हुई थी मनीष की, आज उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई हुई है। आज उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्वीकार करते हुए इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश ठीक है गौरव, तो आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए। तो ये थे हमारे देश भर से जुड़े रिपोर्टर जिन्होंने अलग अलग खबरों के तमाम पहलू आपको बताए और समझाए। अब आपको फटाफट सेंसेक्स मीटर दिखा देते कि आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो पूरे दिन हलचल पैदा करेंगी, किन खबरों पर हमारी पूरे दिन नजर रहने वाली है। सेंसेक्स मीटर के जरिए आपको समझाते हैं। ये वो खबरें जो आज जिस पर हलचल रहेगी। टिकरी बॉर्डर खाली होने लगा है। देखिए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। आर्यन की आज रिहाई संभव लग रही है। वानखेड़े पर आरोपों की जांच भी लगातार जारी है। लखनऊ दौरे पर है अमित शाह, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं प्रियंका गांधी का बुंदेलखंड दौरा है, किसानों के परिवार से मुलाकात करेंगी। एक ओल्ड रैंक एक न्यू रैंक आप देख रहे हैं। किस खबर का ग्राफ आज ऊपर रहेगा? सबसे बड़ी खबर जो तस्वीरें आएंगी, देखिए आर्यन खान की रिहाई से जुड़ी वो तस्वीरें होंगी। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी लोगों ने राहत की सांस ली है क्योंकि उसे खोलने की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। लखनऊ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, इस खबर पर भी नजर हमारी रहने वाली है। क्या करेंगे अपने दौरे के दरमियान, क्या किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रियंका का बुंदेलखंड दौरा जो बता चुकी ज्योत्सना। इसके अलावा वानखेड़े पर आरोपों की जांच है। आज बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से तमाम गवाहों को बिठाकर आमने सामने एनसीबी की टीम पूछताछ करने वाली है, इस खबर पर भी हमारी पूरे दिन नजर रहने वाली है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।